फलित ज्योतिष का तत्व ज्ञान। देखिए फलित ज्योतिष का तत्व ज्ञान क्या है, मतलब मूल तत्व क्या है फलित ज्योतिष का। आप जानते हो प्रत्येक जन्म कुंडली में, कोई भी जन्म कुंडली, उसमें 12 भाव होते हैं, नवग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं। तो अब देखिए जिस स्थान का स्वामी जो ग्रह होता है वो कहीं भी जाकर बैठ जाए, जिस स्थान का स्वामी जो ग्रह होता है वह कहीं भी जाकर बैठ जाए, तो वो जिस स्थान का स्वामी है, जिस स्थान का स्वामी है वहां से फल लाकर कहां देगा, जहां वो बैठे हुए हैं। मान लीजिए गुरुदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर लग्न में आकर बैठ गए, तो गुरुदेव अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ मान लीजिए धनु राशि है अष्टम भाव में, तो वो एकादश भाव के स्वामी भी हो गए। तो गुरुदेव अष्टम भाव के स्वामी हो गए, एकादश भाव के स्वामी हो गए, और जाकर कहां बैठ गए, लग्न में। अब जाकर कहां बैठ गए, लग्न में। तो देखिए अब उनका जो फलादेश होगा वो अष्टम का फल देंगे, एकादश का फल देंगे और लग्न का फल देंगे। इन तीनों को जोड़कर ही आपको बताना है, यही ज्योतिष है। ज्योतिष यही है, वरना ये कार्य कंप्यूटर ही कर देता। ये कार्य आपको करना है, उस भाव का विचार करना है, भाव में कौन सी राशि उसका विचार करना है। तो इसका क्या फलादेश करोगे आप, बताइए। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने कुंडली है, तो धन भाव का स्वामी ग्रह यदि पंचम स्थान में चला गया, यदि मान लीजिए धन स्थान का स्वामी पंचम स्थान में चला गया, तो धन स्थान का स्वामी है ये बुधदेव, मान लीजिए यहां आ गए, तो देखिए अब धन का विचार करेंगे आप, जन्म कुंडली में धन का विचार करेंगे, इस जातक को धन कैसे प्राप्त होगा। तो धन का विचार आप करोगे कि जातक को धन कैसे प्राप्त होगा। भाई द्वितीय भाव का क्या कार्य है, धन, कुटुंब, प्रारंभिक शिक्षा, ये भी ले लेते हैं। तो वो पंचम भाव किसका है, बुद्धि का, संतान का। तो आप उसको कह सकते हो आपको अपनी बुद्धि से धन प्राप्त होगा और अपनी संतान से धन प्राप्त होगा, ये कह सकते हो आप। अब मान लीजिए यही बुद्धदेव, मान लीजिए यही बुद्धदेव यहां बैठ गए, ये फलादेश करने का तरीका है ना। मैं पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझाया, मैं आपको कौन सा कॉन्सेप्ट काम में लेना है। अब देखिए तृतीय भाव का स्वामी, आप देख रहे हो इस तृतीय भाव का स्वामी कहां जाकर बैठ गया, सप्तम भाव में। सप्तम भाव किसका है, पत्नी का, पत्नी से धन की प्राप्ति होगी। सप्तम भाव किसका है, रोज नामचा या रोज की क्रिया का या रोज के कार्यों का। तो रोज के कार्य से आपको धन की प्राप्ति होगी, पत्नी से आपको धन की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से कह सकते हो। तो देखिए मान लीजिए तो ये धन का स्वामी यहां बैठ जाए,
ये बुध देव यहां बैठ गए 9वें भाव में, बुध देव यहां बैठ गए 9वें भाव में। तो आप क्या कहोगे जातक को, धन की प्राप्ति कैसे होगी? भाग्य से धन की प्राप्ति, धर्म से धन की प्राप्ति होगी, यात्रा से धन की प्राप्ति होगी। तो इस व्यक्ति को आप धार्मिक यात्रा का बिजनेस भी कह सकते हो कि धार्मिक यात्रा के व्यापार कीजिए आप, तो इसमें भी आपको लाभ होगा। धर्म का कार्य कीजिए, लाभ होगा, आपको धन की प्राप्ति होगी। तो जो जो भाव, मान लीजिए 10वें भाव में बैठे हुए तो कर्म से प्राप्ति होगी, कर्म से। जैसे कई बार मैं फलादेश करता हूं, मान लीजिए जैसे इसके 11 नंबर है, शनिदेव है कर्मेश, और शनिदेव लग्न में जाकर बैठ गया, तो मैं कह दूं आप अपने आप को तैयार करोगे जब आपको कार्य मिलेगा। अब आप अपने आप को तैयार करोगे, क्योंकि 10वें भाव के फल का आ गए लग्न में। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो। यदि 11वें भाव में बैठा हो तो आपको इनकम के आपको साधन विकसित करने पड़ेंगे, उनसे आय प्राप्त होगी। हेलो, आय, इनकम करोगे, कुछ बेचोगे, कुछ व्यापार करोगे, कुछ, तब आपको इनकम प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो। अब मान लीजिए इस धन भाव का स्वामी जाकर द्वादश भाव में बैठ गया, ये तो खर्चे का भाव है। अरे विदेश का भी तो भाव है, विदेश से भी धन प्राप्त कर सकता है वो व्यक्ति, या धन भाव विदेश में अपना धन लगा सकता है, वहीं रह सकता है, विदेश ही इसका धन होगा। तो इस प्रकार से आप इनको प्रेडिक्शन कर सकते हो, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। यदि मान लीजिए तीसरे स्थान में, मान लीजिए तीसरे स्थान में बुध देव बैठे हुए हैं, तो तीसरे स्थान में बुध देव बैठे हुए हैं, तो बुध देव किसका है? छोटी छोटी यात्राओं का। सेल्समैन ही करोगे आप, सेल्समैन से धन प्राप्त करोगे, घूम घूम कर माल बेचोगे आप, मेहनत से धन प्राप्त करोगे, मेहनत का, मेहनत से धन प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से आप उसको निर्देशित कर सके। यदि छठे आठवें भाव, छठे आठवें भाव, 12वें भाव में हो, 12वें भाव का बता दिया, तो इनसे परेशानी से धन की प्राप्ति होगी, आप ऐसा भी कह सकते हो। अधिकतर जैसे मैं भी करता हूं, अधिकतर पहले मैं यही करता था, महादशा देखी, अंतरदशा देखी, लग्न कुंडली देखी, फलादेश कर दिया। लेकिन देखिए, आपको गोचर का भी ज्ञान होना चाहिए। तो मैंने आपको जैसे पढ़ाया, तो आपको ये कहा था मैंने कि आप रोज गोचर में जो ग्रह देव जहां चल रहे हैं उनके नाम लीजिए कि भाई ये उनको लिखिए रोज। मैंने आपको निर्देशित कर रखा है, वो नहीं करते हो तो आपको ज्योतिष नहीं आएगी, क्योंकि आप मेरे निर्देशों का पालन करोगे तब जाकर कहीं आप ज्योतिष में ट्रेंड हो सकते हो। तो मैंने आपको कह रखा, तो गोचर अनिवार्य है। तो आप लगन कुंडली, नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली, गोचर कुंडली और महादशा, अंतरदशा, दशाओं से इनसे मिलाकर फलादेश करोगे तो वो आपका फलादेश सटीक जाएगा। और केवल महादशाओं से ही आप फलादेश कर सकते हो, तो उसमें संभावना है त्रुटि होने की, वो भी सटीक गया है ना मेरा, मैंने बिल्कुल फलादेश किए हैं तो वो सटीक जाता है। लेकिन गोचर भी आप काम में ले सकते हो। तो देखिए, आकाश में जो, क्योंकि ग्रहदेव वक्री चल रहे हैं या मार्गी चल रहे हैं, तो ये तो गोचर से ही आपको पता चल सकता है उस समय का, क्योंकि प्रत्यक्ष फलादेश उसी समय का करना है हमें। तो आप गोचर की भी सहायता लीजिए। जैसे मान लीजिए इन नवग्रह है, तो नवग्रह में शनि, गुरु, राहु, केतु,
इन 4 ग्रहों की चाल आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ज्यादा लंबे चलते हैं। क्योंकि देखिए, शनिदेव 30 महीने रहेंगे, गुरुदेव 13 महीने रहेंगे, राहु देव 18 महीने रहेंगे, 1.5 वर्ष रहते हैं ना, तो ये अधिक रहते हैं। बाकी सूर्य देव 1 महीने, बुध देव 1 महीने, शुक्र देव 1 महीने, मंगल देव 45 दिन, और कौन से बच गए, हो गए ना सब, शुक्र देव हो गए, चंद्रदेव 2.25 दिन, हाँ 2.25 दिन चंद्रदेव। तो ये तो विशेष जो गोचर आपको देखना है, इन 4 ग्रहों का देखना है। और विशेष जो प्रभावित होता है, शनि की 7.5 का विचार करते ही है ना, शनि देव का वही तो विचार किया जाता है गोचर का। 7.5 क्या है, गोचर ही 7.5 है। तो इस प्रकार से आप भूत, भविष्य और वर्तमान का फलादेश कर सकते हो। लिख लीजिए फलादेश करने का तरीका। अजय जी बार बार प्रश्न करते रहते हैं, बीच बीच में मैं आपको ऐसे सिद्धांत बताता रहता हूं। तो देखिए, अमावस्या के पास के चंद्रदेव बलहीन होते हैं और पूर्णिमासी के पास के चंद्रदेव बलयुक्त होते हैं। तो जिस व्यक्ति का जन्म, आपको अमावस्या और पूर्णिमा का बता रहा हूं, देखिए मैंने आपको सूत्र बता दिए आज। पहला सूत्र क्या बताया मैंने आपको, मानसिक चिंता। दूसरा बताया मैंने गुरु शुक्र का संबंध। तीसरा बताया मैंने आपको, जो ग्रह जिस भाव में जाकर बैठा है और जिस भाव का स्वामी है, उसके फल वहां लाकर वो देता है। ये नियम अब अगला नियम देखिए, अमावस्या। अमावस्या के पास आपको सभी को पता है कि चंद्रदेव कमजोर होते हैं। तो जिस व्यक्ति का जन्म अमावस्या के नजदीक या 2 दिन पहले या 2 दिन के अंदर होता है, तो उस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा जिस स्थान का स्वामी होगा, तो उस भाव से संबंधित कमजोर फल की प्राप्ति होगी। कमजोर फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि देखिए चंद्रदेव एकादश भाव के स्वामी है मेरी कुंडली, और जाकर बैठे लग्न में। एकादश भाव का स्वामी जाकर बैठा लग्न में, तो इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि आय प्राप्त करेंगे। मैं स्वयं को तैयार रखूंगा तो धन प्राप्त करूंगा, स्वयं के प्रयासों से धन प्राप्त करूंगा। और ये कह सकते हैं कि मुझे एकादश भाव का फल कमजोर मिलेगा। लेकिन ये मेरी कुंडली आपको इसलिए बताई मैंने कि देखिए, सूर्य देव और चंद्र देव की युति हो गई, तो सूर्य देव के पास आकर चंद्र देव बली होते हैं कि निर्बल नहीं होते, पूर्णमासी का होते हैं, लेकिन इतना युति होती है तो इतना सुप्रभाव नहीं देते हैं। अमावस्या दोष तो कह देते हैं उसको, लेकिन सूर्य देव के साथ में है। अरे आप किसी पावरफुल व्यक्ति के साथ में हो, यदि आप भारतीय सेना के साथ में हो तो आपको कौन मारेगा? ग्रहों के राजा है उसके साथ हो आप, फिर कहां कमजोर हो? उनका बल भी तो मिल रहा है। मंगल देव सूर्य देव की युति है, तो राजा और सेनापति साथ है, तो एक दरबार में राजा और सेनापति बैठे हुए हैं, तो राजा का बल ज्यादा होगा, तो सेनापति का बल भी राजा को मिल जाएगा, तो राजा की एकता होगी ना वहां। सेनापति का अलग महत्व नहीं होगा, वो राजा का ही महत्व होगा। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए आप। किताबें ये कहती है कि सूर्य वो कमजोर हो जाते हैं, मैं कहता हूँ युति में बलवान हो जाते हैं। हाँ, मानसिक रूप से वो, लेकिन वो चंद्रदेव से संबंधित उसको नेगेटिव अधिक फल प्राप्त नहीं होंगे यदि सूर्य और चंद्रदेव की युति है। तो देखिए, हाँ नैना जी पूछिए। हाँ जी गुरु जी, ये आपने सही बताया। मेरी बहन की कुंडली में है और पूर्णिमा में चतुर्दशी का जन्म है, और चंद्र है वहां पे, और सूर्य भी साथ में है वहां द्वादश भाव में। ये पूर्णमासी का जन्म है, तो सूर्य और उसकी युति कैसे होगी? वो तो अमावस्या को होगी। अमावस्या का है गुरु जी। हाँ, अमावस्या का, ठीक है। तो देखिए, अब आगे चर्चा करते हैं। क्रूर ग्रह कौन से होते हैं बताइए आप, या पाप ग्रह बोल दीजिए। आपको सभी को पता है, केतु, राहु केतु, मंगल शनि सूर्य,
पापी बोल दीजिए, क्रूर बोल दीजिए, ये गर्म स्वभाव मान लीजिए इनका, ना तो पापी मानिए ना क्रूर मानिए, इनका स्वभाव मान लीजिए गर्म। और ठंडे स्वभाव के कौन से ग्रह? चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु, सौम्य ग्रह, इनको सौम्य ग्रह कहा जाता है, नरम स्वभाव के हैं। तो अब देखिए आप उपचय भाव, उपचय भाव कौन कौन से इंदु जी बताइए शीघ्रता से, उपचय भाव कौन कौन से हैं? 3, 6, 10, 11 जी। तो देखिए तीसरे, छठे और 11वें त्रिसराय भाव, तो त्रिसराय भाव में जैसे बताया, मैंने आपको पहले भी बताया है कि त्रिसराय में बैठे हुए राहुदेव अच्छा फल देते, कहीं कहीं उपचय भाव में भी बैठे हुए राहुदेव अच्छा फल देते। तो त्रिसराय भाव में, त्रिसराय भाव में क्रूर ग्रह, पापी ग्रह बैठना लाभप्रद होता है निश्चित। अब लाभप्रद कैसा होता है? देखिए मैं एक अद्भुत सूत्र देता हूं, मैं ये कहता हूं कि छठे भाव में पाप ग्रह होने ही नहीं चाहिए। यदि छठे भाव में पाप ग्रह होंगे तो उसके शत्रु होंगे, शत्रु नहीं होंगे तो वो स्वयं तैयार कर लेता है। कैसे तैयार करता है? तो मैंने ऐसे लोगों को ऐसे देखा कि उनके मान लीजिए छठे भाव में है, उनकी दशा चल रही है, तो वो खाने में उल्टा सीधा खा लेते हैं और बीमार हो जाती है। तो अपने आप शत्रु तैयार कर, किसी को बोलने में उल्टा सीधा बोल देते हैं, वो उसका शत्रु हो जाता है। बिना मतलब में किसी की बुराई करते हैं, बिना मतलब में किसी की वो करते हैं। तो जिनके पाप ग्रह होंगे छठे भाव में वो करेंगे ऐसा। अब इसको आपको पॉजिटिव वे के अनुसार देखना है। तो देखिए, और सौम्य ग्रह, सौम्य ग्रह इन भावों में बैठे हुए अच्छा फल नहीं देते, और 6, 8, 12 में तो देते ही नहीं है। त्रिसराय भाव में और 6, 8, 12 में पाप ग्रह ठीक फल दे देते हैं, और त्रिसराय भाव और 6, 8, 12 में शुभ ग्रह अच्छा फल नहीं देते। लिख लीजिए। तो देखिए अब आपको थोड़ा मैं ये बता देता हूं ग्रह देवों के प्राकृतिक गुण, जो फलादेश कैसे करोगे आप, लिख भी सकते हो इनको। ग्रह देवों के प्राकृतिक गुण, भाई प्राकृतिक गुण क्या होता है, ग्रह देव कैसे फल देता है। तो देखिए जो सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य पावर हाउस है, जो एनर्जी सप्लाई करता है, कहते हैं ना। नीलम जी बताइए आप, क्या केवल ग्रह देवों में सूर्य देव ही प्रकाशित है या सभी ग्रह प्रकाशित है? सूर्य देव ज्यादा प्रकाशित है, बाकी सब अपना वो करते हैं, अपनी उच्च राशि में है तो अच्छा फल देंगे। जी देखिए, जो एनर्जी है, एनर्जी वो सूर्य देव ही देते हैं। सभी ग्रह सूर्य देव के प्रकाश से ही चमकते हैं। सूर्य देव केवल एक ही है वो ग्रह है, तो सूर्य देव के प्रकाश से ही, सूर्य देव का प्रकाश सभी ग्रहों पे पड़ता है तो वो चमकते हैं। तो इसलिए तो शनिदेव दूर हैं, शनिदेव दूर हैं तो उनपे वहां तक प्रकाश नहीं जाता, तो प्रकाश नहीं जाता तो अंधेरा है। तो इस प्रकार से तो सूर्य देव का है तेज, सूर्य देव का प्राकृतिक गुण है तेज, पावर हाउस, सबको एनर्जी यही देते हैं। और देखिए चंद्रदेव क्या है, चंद्रदेव का पावर क्या? मन की शक्ति, मनोबल। सूर्य देव तेज है, व्यक्ति का चेहरे पे तेज दिखेगा, चमक दिखेगी, सूर्य देव का प्रभाव, मनोबल दिखेगा व्यक्ति का, मानसिक रूप से सुंदर होगा। चंद्रमा ठीक है, चंद्रमा का गुण है मन की शक्ति। चंद्रमा नीच राशि में पीड़ित है तो मन की शक्ति कमजोर होगी, चंद्रदेव अच्छी स्थिति में है तो मन की स्थिति अच्छी होगी। अब देखिए मंगल क्या है, मंगल है शक्ति, पराक्रम। तो शक्ति, एक शकुनासो उपदेश आता है, संस्कृत का ग्रंथ है, तो उसमें बताया गया है कि एक तो जवानी और ऊपर से राजा, ये किसी राजकुमार को उपदेशित किया गया था। तो देखिए मंगल क्या होता है? मंगल होता है
पावर, सूर्य के पास तो तेज होता है लेकिन इसके पास तेज नहीं होता, ये भी पावर ही होता है। तो ये अंधा होता है, अंधकार में होता है, ऐसा कह सकते हैं कि इसको कुछ दिखता नहीं है उचित अनुचित। एक सिपाही जब लड़ने लग जाता है तो बस गोली चलानी है उसे, समझ रहे हो अंधकार कैसे, बस एक बार जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया। तो ये मंगल का प्रभाव है, तो शक्ति है मंगल, अधिकार की शक्ति है, अंधकार भी कह सकते हो। तो देखिए बुद्ध क्या है, बुद्ध देव विवेक है। बुद्ध देव का जो प्राकृतिक गुण है, यदि बुद्ध देव कुंडली में अच्छे होंगे तो जातक में विवेक होगा, यदि सूर्य देव अच्छे होंगे तो जातक में तेज होगा, यदि मंगल देव अच्छे गुरु चंद्रदेव अच्छे होंगे तो जातक में मन की शक्ति होगी, यदि मंगल देव होंगे तो वो सेनापति होगा, सेनापति अर्थात अधिकार क्षेत्र होगा, पावर बहुत होगा। यदि वो कहीं नेगेटिव प्रभाव में तो वो अंधकार भी हो सकता है, वो गलत दिशा में भी जा सकता है वो पावर। तो इस प्रकार से। और गुरुदेव क्या है, गुरुदेव है यदि हृदय रेखा गुरु पर्वत पे चली जाती है तो व्यक्ति बहुत ही अच्छा हृदय होता है उसका। देखिए गुरुदेव क्या, हृदय, हृदय का बल, आत्मबल भी कह सकते हो आप, हृदय का बल, आत्मबल। और शुक्र क्या है, कला, कलाकार व्यक्ति होगा, शुक्र के प्रभाव से कला होगा। शुक्र को केवल काम के लिए सीमित नहीं रखे, शुक्र है कला, काम नहीं है, काम पाप प्रभाव, सप्तम भाव पर पाप प्रभाव, शुक्र पर पाप प्रभाव व्यक्ति को कामी बनाता है। लेकिन शुक्र देव है कला। शनि क्या है, शनि देव है दृढ़ता, बस ये करना है करना, दृढ़ है अपने उस नेम पे। राहु क्या है, राई का पहाड़ है, अभी मैंने प्रेडिक्शन दी थी आपको, चिंता। राहु क्या है, चिंता। तो यदि चंद्रदेव के साथ मिल गए, राहु चिंता है, चंद्रदेव है मन, तो मैंने आपको यही तो समझाया, मन की चिंता। तो इनको जोड़ जोड़कर आप फलादेश कर सकते हो इस प्रकार से। और विवेक शक्ति, देखिए राहु देव को केवल चिंता मत मानिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। विवेक शक्ति है, गुप्त, मतलब बुद्ध से भी ज्यादा अंदरूनी चलता है विवेक शक्ति। शनि क्या है, शनि गुप्त बातें निकलवा लेता है, शनि है जज, शनि है वकील, शनि है न्याय। यदि किसी के लगन में शनि है तो वो कोर्ट में जाएगा, दशम में शनि है तो कोर्ट से संबंधित काम होगा। तो इस प्रकार से हम दृढ़ता है शक्ति, दृढ़ता की शक्ति है शनि। राहु चिंता है, गुप्त विवेक है, केतु कष्ट है और गुप्त पावर है। केतु गुप्त शक्ति है, क्योंकि मंगल के समान है ना केतुदेव। तो केतुदेव क्या है, पराक्रम है, गुप्त। गुप्त जो मंगल के गुण है वो केतुदेव में है। केतुदेव कष्ट है, राहुदेव चिंता है। लेकिन ये कहीं पॉजिटिव हो तो राहुदेव क्या देते हैं, गुप्त विवेक देंगे आपको। केतुदेव क्या देंगे, मंगल के समान आपको पराक्रम देंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बताया। तो देखिए अब केंद्र और त्रिकोण, केंद्र और त्रिकोण, और मैंने आपको सभी भावों का बता दिया। केंद्र और त्रिकोण, एक द्वितीय भाव रह गया है ना, और त्रिशदाय भाव का बता दिया, 6, 8, 12 का बता दिया। और केंद्र और त्रिकोण को सुनिए। जन्म केंद्र क्या होता है, जन्म कुंडली में चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव और पहला भाव केंद्र है, और 5वां, 9वां और पहला त्रिकोण है। तो देखिए केंद्र में बैठा हुआ ग्रह, केंद्र में बैठा हुआ ग्रह है, यदि केंद्र में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसका कार्य सफलता पूर्वक होगा, शीघ्र होगा। और यदि त्रिकोण में बैठा हुआ है तो सत्व गुण की प्रधानता होगी। त्रिकोण सबसे अच्छे भाव है, शांति से कार्य होगा, शांति से कार्य होगा। तो ये देखिए यदि चारों केंद्र खाली हो
तो व्यक्ति के जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। यदि केंद्र में ग्रह अधिक हो तो उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ है। अब इसी एक बात से आप समझ जाइए। अब कष्टदायक स्थान कौन से हैं? भाई आपको कष्टदायक स्थान बताए मैंने। कष्टदायक स्थान है जैसे मान लीजिए लगन से 6, 8वीं, 12वीं जो कोई ग्रह बैठता है तो वो परेशानी देता है। यदि लगन से 6, 8वीं, 12वें स्थानों के स्वामी ग्रह भी जहां जिस स्थान पर बैठते हैं वहां भी उस स्थान में परेशानियों का निर्माण करते हैं। देखिए मान लीजिए केंद्र का स्वामी अष्टम में चला गया तो वो केंद्र के बल कहां ले जाएगा? अष्टम में। और अष्टम का स्वामी केंद्र में आके बैठ गया, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, अष्टम का फल कहां लाएंगे? लगन में गुरुदेव। तो ये 6, 8, 12 के स्वामी और 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रह नेगेटिव फल देते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो। तो देखिए अब आप अंशों का भी देखते हो, ग्रहों के अंश कितने हैं, क्या है। तो देखिए आपको मैंने बता रखा है, एक सूत्र बता रखा है, वास्ते ज्ञान पा। वास्ते ज्ञान पा सूत्र बता रखा है, जिससे आप देख सकते हो कौन सा ग्रह कौन से ग्रह से कब अस्त होता है। ये मैंने आपको स्पष्ट समझाया है। तो आपको ये पता है कि कौन सा ग्रह कहां अंश होता है, तो उसके अनुसार भी आप फलित कर सकते हो, क्योंकि अस्त ग्रह का फल अस्थि होता है। तो ये विचार भी आप करोगे, उनकी डिग्रियों का अनुमान लगाओगे। एक तो अस्त का देखोगे एक कितनी डिग्री पे है और अस्त नहीं है, तो जैसे 5 से 25 डिग्री पे होगा तो सही फल देगा, और बाकी इधर उधर कम होगा तो कम फल देगा। तो इस प्रकार से आप मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हो। तो ग्रहों का अब चलते हैं आगे। अंश का हो गया, ग्रहों का वक्री। देखिए सारी स्थितियां जो कल आपने जो ताजिक में समस्या आई, इसलिए मैं इतनी बातें आपको बता रहा हूं। तो देखिए लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट अच्छा है। कॉन्सेप्ट वक्री ग्रह का कॉन्सेप्ट क्या करता है? यदि मान लीजिए आपका जन्म हुआ हो, गुरुदेव वक्री है, गुरुदेव वक्री है, मान लीजिए 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो वक्री ग्रह देखते ही समझ जाइए पीछे 9वें भाव का फलादेश कीजिए। आप 10वें वक्री ग्रह दिखता आपको, पीछे भाव का फलादेश कीजिए। आप बैठा है उसका तो देगा, लेकिन जो पीछे वाला भाव है उसका अधिक फल देगा, क्योंकि वो उसी भाव की अधिक उन्नति करेगा। पिछले वाले भाव की जो वक्री ग्रह होता है वो पीछे वाले भाव की अधिक वृद्धि करता है, ऐसा कह सकते हैं। और जो वक्री नहीं होता है वो जिस भाव में बैठा है वो उसका फल देता है। फिर चलित में देख लीजिए, वो चलित का कॉन्सेप्ट अलग है। चलित का कॉन्सेप्ट याद आ गया तो बता, चलित का क्या है? जी चलित का क्या है बताइए। गुरुजी ग्रह जैसे कई ग्रह जो होते हैं वो पीछे का देते हैं चलित में, जैसे कोई ग्रह डिग्री में कम होता है तो उस भाव के पीछे का दे देते हैं। हाँ तो देखिए वो आप ऐसा जोड़िए कि चलित कुंडली आप देखते हो तो चलित कुंडली में ग्रह बैठे हुए हैं, तो वहां पर जिस भाव में चलित कुंडली में ग्रह चला गया, देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूं आप मूल लग्न कुंडली का ही विचार करें। जिस में लग्न कुंडली में ग्रह जा है वहां का फल तो देगा, लेकिन चलित कुंडली में ग्रह मान लीजिए आगे पीछे वाले भाव में चला गया तो 25% उस भाव का भी आप जोड़ लीजिए। अब देखिए बलवान ग्रहों की पहचान कैसे करोगे? भाई ये ग्रह कमजोर है, ये कमजोर है, ये मजबूत है, तो इस प्रकार से आप
ये देखते हो। ये आपको सबको ज्ञान है, थोड़ा मैं बता देता हूं आपको। इसमें देखिए बलवान ग्रहों की पहचान कैसे करोगे आप। जन्म कुंडली में मान लीजिए कोई ग्रह अपनी राशि में या अपनी राशि को देखता हो, समझने का प्रयास कीजिए आप। ग्रह में आपको बल कब होगा ये समझा रहा हूं। अपनी राशि में या अपनी राशि को देखे, अपनी राशि में या अपनी राशि को देखे। मान लीजिए जैसे सूर्य सिंह राशि में बैठे हुए हैं, तो सूर्य सिंह राशि में बैठे हुए बली होंगे, और सूर्य सिंह राशि को देख रहे हो तो भी बली होंगे। सप्तम दृष्टि से यदि सिंह राशि को, जैसे चंद्रदेव मान लीजिए कर्क राशि में बैठे हुए हैं या कर्क राशि को सप्तम दृष्टि से देख रहे हो, तो वो ग्रह बलवान हो जाता है। ऐसा आप फलादेश करना, उस ग्रह को पॉजिटिव लेना, बल का आकलन उसका ऐसे करना। उसका संबंध हो गया ना अपने भाव से, अपने घर से संबंध हो गया। तो देखिए इस प्रकार से आप मंगलदेव मेष या वृश्चिक राशि में सब ग्रहों का आप लगा सकते हो, आपको पता है। और अपनी उच्च राशि में, अब सबकी आप उच्च राशि जानते हो, अपनी उच्च राशि में बैठे हुए, अर्थात ग्रह अपनी सब राशि में अपनी राशि को देखें या अपनी उच्च राशि में बैठे होंगे तो बलवान होंगे। आपको सबको पता है कौन से ग्रह देव की कौन सी उच्च राशि है। उच्च राशि में तो ग्रह अधिक उच्च फल देते हैं। मित्र राशि में बैठे हैं तो बली होंगे, अंश बल में ठीक है तो बली होंगे। यदि बलवान राशि में बैठे हैं, उच्च के हैं, अंश बल कम है तो विशेष प्रभावित नहीं करेंगे, आप ऐसा भी कह सकते हो। यदि कोई अस्त हो गए सूर्य देव के प्रभाव के कारण तो वो भी कमजोर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हो मोटा मोटा कि कौन सा ग्रह बली है, कौन सा ग्रह कमजोर है। देखिए राहु और केतु, राहु और केतु की क्या शक्ति होती है। छठे 3 6 11 3 6 11 मैंने बताया आपको। राहु केतु कोई भी बैठा हो तो देखिए राहु देव उच्च के होते हैं वृष या मिथुन में, तो इस राशि में बैठ जाए तो और अधिक बलवान हो जाएंगे, यानी अपनी उच्च राशि में बैठ जाए तो। अब मान लीजिए मिथुन का राहु किस स्थान में बैठा हुआ, या राहु या केतु देव दोनों में से कोई भी बैठा हो और उनके साथ कोई ग्रह बैठ गया हो बलवान, या राहु केतु पर पूर्ण दृष्टि हो या युति हो, वो संबंध चतुष्टय कोई सा भी हो, देख लिया करो आप। ये तो पता नहीं क्या है, तो ये क्या होगा, ये एक प्रकार का विशेष पावर बनेगा क्योंकि वो अपनी उच्च राशि में है और उनपे बलवान ग्रह की दृष्टि है या बलवान ग्रह से उनका संबंध है। तो देखिए राहु केतु के बारे में कहा गया है, वो जिसका संबंध वो बढ़ाते हैं वैसा ही फल दे देते हैं। तो देखिए बलवान ग्रह से संबंध बन गया तो वो पॉजिटिव फल दे रहा है, तो राहु देव भी उच्च के हैं, उनसे संबंध बन रहा है तो राहु और केतु देव भी बहुत अच्छा फल देंगे, ये आप कह सकते हो। अब देखिए कई विद्वान भी कहते हैं ऐसा, लेकिन मैंने तो अभी तक प्रयोग में नहीं किया। ये कहते हैं मान लीजिए जैसे गुरुदेव दृष्टि है नीच के हैं, 10वें भाव में बैठे हुए हैं गुरुदेव, तो जो उनकी उच्च दृष्टि है वो चतुर्थ भाव में हो गई, तो आप इसका देखना कि उच्च चतुर्थ भाव का अच्छा फल दे रहे हैं क्या वो। भाई इंदु जी के है कुंडली, तो इंदु जी के चतुर्थ भाव देखिए मन कैसा है, इनके जीवन में सुख, इनका जीवन सुखी है
या इनके जीवन में कोई परेशानी है, इनका जीवन कैसा है। तो इनका जीवन कैसा है तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि गुरुदेव की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे है इनकी कुंडली में। तो आप ये भी कह सकते हो कि वो अच्छा फल देंगे, वहां चतुर्थ भाव का अच्छा फल देंगे गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि अच्छी होती है और वो अपनी उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। तो नीच के वो कमजोर है, लेकिन इंदु जी को चतुर्थ भाव का बहुत ही अच्छा फल देंगे। यानी इंदु जी के जब भी गुरुदेव का अंतर प्रत्यंतर आएगा, इनका आएगा, तो चतुर्थ भाव का अच्छा फल मिलेगा। ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हो इंदु जी, और आप सभी आपकी कुंडली में, क्योंकि इनकी याद थी तो मैंने बता दिया। तो एक ये भी देखा करो कि कोई ग्रह अपनी उच्च को देख रहा है तो उसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि मैंने इसका अभी तक प्रैक्टिकल नहीं किया, कई लोग कहते हैं। अब देखिए, आपको तो रंग तो सबका पता ही है। गज केसरी योग की चर्चा करते हैं, और एक होता है गज केसरी योग और एक होता है चंद्रदेव और गुरुदेव का दृष्टि संबंध चतुष्टय। एक तो गुरुदेव और चंद्रदेव का संबंध चतुष्टय, और दूसरा क्या होता है गज केसरी योग। तो गज केसरी योग ये कहता है यदि चंद्रदेव से गुरुदेव केंद्र में हो, 1 4 7 10 स्थानों में हो, तो गज केसरी योग होता है। लेकिन गुरु चंद्र की युति का या संबंध चतुष्टय का क्या फल होता है? तो गुरु क्या है बताइए, गुरु क्या है? शीघ्रता से बताइए, मैंने आपको भी बताया गुरु क्या है। हृदय की ज्ञान की शक्ति। गुरु क्या है? जो अपने हृदय में ज्ञान है उसकी शक्ति है। और चंद्रमा क्या है? मन की शक्ति। मन की शक्ति क्या होती है? कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति है ना। हस्तरेखा में देखते हैं ना, 3 पार्ट होते हैं, ये तर्क का होता है, ये भावनाओं का होता है, ये कल्पना का होता है। चंद्र पर्वत में 3 हिस्से होते हैं। चंद्र पर्वत के 3 हिस्से होते हैं। तो देखिए, तो हृदय के ज्ञान की शक्ति और कल्पना की शक्ति। तो चंद्र और गुरुदेव की युति या संबंध चतुष्टय बनेगा तो उसमें यह गुण रहेगा, उसमें हृदय का ज्ञान रहेगा, उसमें कल्पना शक्ति रहेगी। क्योंकि मैं प्रेडिक्शन करता हूं ना आपको शनि और गुरुदेव की। शनि ज्ञान नहीं, शनि कर्म, गुरुदेव ज्ञान। तो देखिए, जो गुरु और चंद्रदेव का संबंध होगा, इस योग से संबंध में उस प्राणी के मन में और हृदय की ज्ञान शक्ति का आंतरिक गहरा संबंध होता है उसका। इसलिए ये देखा गया है कि जिन जिन की ये कुंडली में होता है, जिन भावों से ये संबंध करते हैं, तो उन भावों की उन्नति करते हैं। जिन भावों में बैठे रहते हैं या जिन भावों की दृष्टि होती है इन दोनों की, मान लीजिए युति में है, तो युति में है तो सप्तम भाव पे दोनों दृष्टि देंगे, तो दोनों सप्तम भाव पे दृष्टि दे रहे हैं, तो सप्तम भाव उस स्थान की उन्नति अधिक होगी। व्यक्ति सूझबूझ से उस स्थान की उन्नति अधिक करेगा। तो इसके लिए आप देख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी की कुंडली देख लीजिए, उसमें होगा। अब बुधादित्य योग, बुधादित्य योग क्या कहता है? बुधादित्य योग कहता है, कैसे बनता है बुधादित्य योग? बुध और सूर्य की युति। बुध। तो देखिए, सूर्य के द्वारा, सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य अभी मैंने आपको बताया था तेज शक्ति। मैंने कहा था ना फलादेश लिखना, आप नहीं लिखो तो फिर बाद में भी आप बोल सकते हो। तो सूर्य देव क्या है? तेज, तेज शक्ति। और बुध देव क्या है? विवेक। अब देखिए, तेज शक्ति और विवेक कार्य करेंगे
तो कभी व्यक्ति नरम हो जाएगा, कभी गर्म हो जाएगा। क्योंकि गर्म और विवेक, गर्मी रहेगी लेकिन विवेक रहेगा। आपने लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ मैंने पढ़ा है, क्रोध विवेक को खा जाता है। क्रोध विवेक को खा जाता है। तो क्रोध क्या है? तेज ही तो है वो। तो तेज की शक्ति रहेगी इसमें, तेज और विवेक साथ रहेगा। ऐसा व्यक्ति बुधादित्य योग वाला ऐसा व्यक्ति होगा, आप कह सकते हो। तो देखिए, तेज और विवेक की जो शक्तियों का मिलान होगा वो तो उसका बड़ा प्रभाव होता है। तो ये सफलता की शक्ति होती है, व्यक्ति सफल होता है, क्योंकि बुद्धि बल को श्रेष्ठ बल कहा गया है। बुद्धि बल को शास्त्रों में श्रेष्ठ बल कहा गया है। तो जिसके बुध आदित्य योग होगा उसमें बुद्धि बल होगा। अब आपके किस किस के है बुध आदित्य योग, बताइए। तो वो जहां बैठे हैं, जहां बना रहे हैं, उस भाव की वृद्धि करेंगे। उस भाव में व्यक्ति पंचम भाव में हो गए तो संतान बहुत अच्छा करेगी। यदि लग्न में बैठ गए तो व्यक्ति बुद्धि और विवेक उसके पास होगा। अब मैं ये तो कैसे कहूं कि मेरे हैं लग्न में बुध आदित्य योग। गुरुजी मेरे बेटे के है, सन के उसमें है, जी जी, द्वितीय भाव में। मेरी बेटी की है गुरुजी। कहाँ? पंचम में। जी जी जी, पंचम में है क्या? तो इसकी संतान तो बहुत प्रतापी होगी। महाराणा प्रताप के था, देख लीजिए आप। और महाराणा प्रताप का ही रोल करती है क्या वो? लक्ष्मीबाई का करती है। लक्ष्मी, हाँ बस वही है, महाराणा प्रताप लक्ष्मीबाई, अंतर थोड़ी है। वही वीर थे, वही वीर थे। पंचम में है बुध आदित्य योग, क्या बात है।